दे दी थी। सबने आश्वासन भी दिया कि हम लोग एक मंच पर आने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक हम काफ़ी, आपने देखा भी है, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, लेकिन किसी का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। जिस पर फ़ोन किया उसी ने बहाने सुना दिए। तो मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज के संगठन एक जगह आ सकते हैं। ये मेरा गलत फहमी थी, आज वो दूर भी हो गई। तो मतलब आप मुहिम चलाएंगे बहुजन संगठनों को एक करने की? नहीं, अब तो चल बाबा चुका साहब है। परेशान हो गए, काशीराम साहब परेशान हो गए, जी। सारे महापुरुष परेशान हो गए। आपको क्या लगता है कि आपकी बातों में लोग आ जाएंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव बने हुए हैं, वो अपना पद छोड़ के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नीचे आ जाएंगे? नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय महासचिव बनाएं। हमारा मेन उद्देश्य यही था कि जिस तरीके से आज समाज पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी पर, बहुजन समाज पर जो अत्याचार बढ़ता जा रहा है, उस अत्याचार को रोकने के लिए अगर हम थोड़ा एकजुट हो जाते, एक मंच पर आ जाते, तो शायद इसका कुछ सॉल्यूशन होता। लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरी गलत फहमी थी, आज वो दूर हो गई। आप कह रहे हो संगठन को एक करेंगे, आप खुद भीम आर्मी से अलग हटके तुमने पहले नेशनल भीम आर्मी बनाई, फिर भीम आर्मी 2 बनाई, खुद संगठन बनाते जा रहे हो, कैसे करोगे सबको? देखो, भीम आर्मी का मैं बता दूं, मैं उसके विषय में कोई बात नहीं करना चाहता था। उससे अलग हुए ना, नहीं, संगठन तो अलग होने हुआ का ना। कुछ ना कुछ कारण होता है। देखो, जब पहले से बहुजन समाज पार्टी थी, मान्यवर साहब कांसीराम जी ने पार्टी बनाई थी, तो और लोगों को आज़ाद समाज पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी, बहुजन मुक्ति पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी, या अन्य संगठन बनाने की क्या जरूरत थी? जब संता सैनिक दल परम पूज्य बाबा साहब दे गए थे, साहब कांसीराम जी बामसेब दे गए थे, तो क्या जरूरत थी भीम आर्मी और ये भीम आर्मी वगैरह बनाने की? लोकेश जी, अगर आपको कोई ये प्रस्ताव देता है कि आप अपना संगठन हमें विलीन कर दो, तो क्या आप अपना संगठन उसमें विलीन कर लेंगे? देखो, अगर संगठन, वो संगठन की विचारधारा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसकी विचारधारा वाकई में ही अम्बेडकरवादी है और बहुजन समाज का सच्चा हितैषी है, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। अभी तक आपके पास कोई संगठन ऐसा आपको लगता है कि कोई संगठन ऐसा है जिसमें आप विलीन कर लें? आपको लग रहा है ऐसा कोई भी संगठन? मुझे तो देखो, सीधी सी बात है, जिन जिन संगठनों में मैंने काम किया, सबने अपना उल्लू सीधा किया है अभी तक। लेकिन सच बताए तो ग्राउंड स्तर पर और ग्रास रूट पर कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप भी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं इसका मतलब? नहीं, अगर मुझे उल्लू सीधा करना होता तो मैं आज छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। मैं भी बहुत बढ़िया 300 गाड़ियों में मैं भी घूमता मजे से। लेकिन सच्चाई ये है कि समाज का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो आपको दर्द है कि आपके पास 300 की गाड़ी नहीं है? नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं। मेरा दर्द ये है कि जिन बहुजन समाज के 13 लड़के 2 अप्रैल 2018 भारत बंद के दौरान शहीद हुए, उनके नाम से जिन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, सब्बीरपुर प्रकरण हुआ था सहारनपुर के अंदर 5 मई 2017 को, उसके नाम से जो इन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और गुलछर्रे उड़ाए हैं, उसका मुझे उस बात का दुख है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्तिगत दुश्मनी कोई नहीं है, ना व्यक्तिगत मेरी कोई दुख है। दुख इस बात का कि समाज का बेवकूफ़ बनाकर इन लोगों ने जो अपने घर बनाए। जिन लोगों में तो सभी संगठन आ गए, कोई नाम ज़्यादातर तो मैं भीम आर्मी को कहूँगा। भीम आर्मी ने सबसे ज़्यादा गंदगी मचाई है। भीम आर्मी भी 3 है, उसमें तो आपका भी नाम आ जाता है। नहीं, भीम आर्मी में हम लोग अगर नाम ले तो नेशनल भीम आर्मी भी उसी में आ जाती है। नहीं, नेशनल जरूरी नहीं कि नेशनल भीम आर्मी उसी में आएगी। भीम आर्मी अगर सही तरीके से काम करती, भीम आर्मी के चीफ या राष्ट्रीय कोर कमेटी अच्छा काम करती, समाज के हित में काम करती और समाज के युवाओं का भविष्य ना खराब करती, तो शायद हमें नेशनल भीम आर्मी बनाने की जरूरत नहीं। लोकेश कटारिया की विचारधारा क्या है? देखो, मेरी खुद की विचारधारा मैं कभी नहीं रखनी चाहिए। हमारी पूरी नेशनल भीम आर्मी की विचारधारा है कि जब तक ग्रास रूट पर काम नहीं होगा, जब तक हम गांव-गांव में कैडर नहीं करेंगे और समाज के युवाओं को शिक्षा और संविधान के प्रति जागरूक नहीं करेंगे, जब तक नशे से दूर नहीं करेंगे, जब तक बहन बेटियों पर हो रहे अत्याचार शोषण के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये हमारा विचार है। और गांव-गांव में सबसे ज़्यादा शिक्षा का अभाव, सबसे ज़्यादा शिक्षा को अगर बढ़ावा दिया जाए तो जब समाज का कुछ। तो वैचारिक लड़ाई किससे है जी? वैचारिक लड़ाई किससे? वैचारिक लड़ाई तो सबसे ज़्यादा वैचारिक लड़ाई तो अब इस टाइम समाज के गद्दारों से हो रही है, जो समाज के सपोले बने बैठे हैं। आपको कैसे पता कौन है सपोला? सबसे बड़ा सपोला तो चंद्रशेखर है। मैं खुला बोल रहा और मैं डरता भी नहीं इस चीज़ से। मैंने पहले भी कहा है, मेरी कोई इससे निजी दुश्मनी नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने समाज का नुकसान करा और समाज की भावनाओं को ठेस पहुँचाई, उस हिसाब से वो सबसे बड़ा वो है। नुकसान बताओ कितना नहीं पूछा है। सब्बीरपुर के नाम से जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ था सहारनपुर के अंदर, वहाँ पता नहीं कितने युवाओं का भविष्य खराब हो, वो जेल में चले गए। सोनू नाम का लड़का था सब्बीरपुर का रहने वाला, चंद्रशेखर भी तो जेल में गया था। चंद्रशेखर को तो जानबूझ के भेजा गया, जानबूझ के निकाल लिया। चंद्रशेखर को इतनी बड़ी एक चीज़ बताओ, अगर सरकार का सपोर्ट ना होता चंद्रशेखर को, तो चंद्रशेखर क्या 300 का समाज में कहीं अत्याचार होता चंद्रशेखर जाता, आप तो नहीं जाते हो। कहाँ से? चंद्रशेखर के पास सारे संसाधन हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं जाने का। चंद्रशेखर को प्री प्लान बीजेपी ने खड़ा किया गया है। आरएसएस का आदमी है, मैं खुला बोल रहा हूँ, और ये बात मैं आज से नहीं कई साल से कहता आ रहा हूँ। बीजेपी उसे खड़ा कर रही है क्योंकि उसे इस यूपी में से किसी तरह बहन जी को डैमेज करना, और वो इसने काम कर दिया है।
आपको किसने खड़ा किया है? हैं मुझे किसी ने नहीं खड़ा करा। मैं तो आज समाज के काम कर रहा हूँ, समाज के बीच में हूँ, समाज को लगा कि अच्छा है तो मैं समाज में काम कर रहा हूँ। दूसरे लोग संगठन वाले लूट रहे हैं तो आप कब लूटना शुरू करोगे? मुझे जरूरत ही नहीं लूटने की। अगर मुझे लूटना होता तो मैं अपनी नेवी की नौकरी छोड़कर मुझे क्या जरूरत थी आज समाज में धक्के खाने की। एक समय वो भी होता है कि हमारे पास किराया तक नहीं होता, हम अपना किराया तक नहीं होता। मैं मेरी मिसेज मेरठ से बस से आए हैं, कहीं पर भी मीटिंग करने जाते हैं। अभी 15 दिन का प्रोग्राम करके हूँ एमपी में, लॉकडाउन के दौरान 3 महीने में एमपी में रहा। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलम चौधरी, उसके साथ हमने जो बेचारे उसमें फंसे हुए थे लॉकडाउन में, आने जाने वाले लोगों को हमने खाने के राशन तक बांटे। बताओ, एक तरफ तो आप कह रहे हैं सबको एक साथ आ जाना चाहिए, दूसरी तरफ आप उन पर आरोप लगा नहीं, मैं तो उन लोगों मैं स्पष्टीकरण करा रहा। मैंने कहा भी है चंद्रशेखर वनवेश राम, ठीक है जी, सतपाल तंवर, ऐसे भड़काऊ लोगों को निकाल दो और अपने आप समाज उद्धार हो जाएगा। इसी वजह से मैं छोटे छोटे संगठन को मतलब एक मंच पर लाने का प्रयास था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी ये मंच पर आ जाएगा। भड़काऊ लोग कैसे? भड़काऊ सतपाल तंवर जी होते, जहाँ पे अत्याचार होते हैं वहाँ जाते। आज एक चीज बताइए, यूपी में हो, हरियाणा में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, सबसे ज्यादा अत्याचार इन लोगों की वजह से हो रहे। आप भड़काऊ भाषण देते हो, दूसरे को गाली दे देते हो, और जहाँ पर समाज दबा कुचला है वहाँ पर लठ बजाए इन पर। होता है नहीं होता है, सबसे ज्यादा 90% यही हाल हो रहा। पहले अत्याचार नहीं होता था समाज पर, इतना ज्यादा नहीं होता जितना अब होने लगा। आज मेरे गांव को ले लीजिए, मेरा गांव जाटों का महकमा है, इधर ठाकुर है, इधर जाट है। आज तक बाबा साहब की तरफ को उंगली नहीं उठाई। सहारनपुर में ही क्यों तस्वीरें टूटते हैं, सहारनपुर में ही क्यों बाबा साहब की उंगलियां टूटती है, बताइए। सोचने वाली बात है। आपने भी कहा कि चंद्रशेखर बीएसपी को कमजोर करने के लिए उन्हें तो खुद ही वोट नहीं मिले चंद्रशेखर उसी जमाने तो जब भी वोट नहीं मिला उनको, तो कैसे कमजोर करेंगे वो? उपचुनाव में क्यों जितनी भी काटी बीएसपी की वोट काटी उसने, बताओ। चाहे उसने 1 वोट काटी या 1000 काटी तो बीएसपी की है। और जहाँ अब वो कह रहा कि मैं अकेला चुनाव लड़ा, उनने हर विधानसभा पर अपने कैंडिडेट लड़ाए। तो सबका संवैधानिक अधिकार है ना चुनाव? नहीं, अधिकार है, लेकिन बेवकूफ़ क्यों बनाया गया? पहले जब दिल्ली में पहला प्रोटेस्ट हुआ था कि मैं भविष्य में अगर राजनीति करूँ तो मेरा गोली मार देना, कहा था ऐसा कोई रुपया नहीं जो मुझे खरीद सके। सारे काम हो लिए दोनों काम, बताओ। लेकिन आप चंद्रशेखर के पीछे क्यों पड़े? एक लंबी लाइन खींची ना चंद्रशेखर, लंबी लाइन खींची पड़ी। मैं तो बात की बात बताइए। देखो, जब तक आप एक चीज बताइए, जब हमारे समाज पर कोई उत्पीड़न करता है, हमारे समाज को धोखा देता है, तो हम आग बबूला हो जाते हैं, एक मंच पर आने के लिए तैयार हो जा। और जब समाज का ही आदमी समाज के साथ गड़बड़ करेगा तो उसे क्यों कहते हैं? आपने बैनर पे लिखा कि बहुजनों पर अत्याचार के खिलाफ है प्रेस, आप तो चंद्रशेखर के पीछे नहीं। आपने जब सवाल ही ऐसा करा तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। जब आप लोगों ने सवाल किया तो मुझे तो जवाब देना पड़ता। अब आप सवाल तरीके से करते तो मैं और तरीके से जवाब देता। आपने लिखा देश भर में बहुजनों पर अत्याचार, हाँ जी, तो उस पर बिल्कुल। बात करिए ना अत्याचार। तो स्टार्टिंग तो किस चीज़ से करिए भाई? आप सवाल कर रहे तो मैं उसी हिसाब से बताया। आपने स्टार्टिंग करी कि मैं सबको एक साथ जोड़ना चाहता हूं। हाँ, एक साथ, लेकिन वो मेरी गलतफहमी थी। आज वो गलतफहमी दूर तो हो गई है। अत्याचार कैसे कम होंगे देश भर में? अत्याचार को कम तो ऐसी होगी, एक तो हमारे समाज के नेताओं को भड़काऊ भाषण देने करने पड़ेंगे बंद, सही और संवैधानिक तरीके से। अपने को समझा लो, दूसरों को गाली देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, एकजुटता के साथ जब तक गांव-गांव में कैडर नहीं करेंगे, जब तक अपने लोगों को नशे से नहीं बचाएंगे, गलत काम से नहीं बचाएंगे, तब तक शोषण और अत्याचार रहेगा, जब तक एकजुटता में नहीं गए। और शिक्षा की ओर ले जाओ, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने ये कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शिक्षा के मामले में हम जीरो, संगठित के मामले में ऐसे एक पिट रहा तो दूसरा खड़ा हुआ देख रहा, और संघर्ष क्या में कर रहे हैं? उल्टे सीधे कामों में कर रहे हैं। कैडर की परिभाषा क्या है? कैडर की परिभाषा ये है कि हम लोग गांव-गांव जाते हैं, सबसे पहले लोगों को घर घर से बुलाने का कार्य करते हैं, जिसमें हमारी बहन बेटियां और युवा और बुजुर्ग भी रहते हैं। उन्हें सबसे पहले बताते हैं कि जो हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया है, सोटली करके बताते हैं कि जो बलिदान दिया उसके बारे में बताते हैं। जैसे परम पूज्य बाबा साहब, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी, पेरियर साहब होगी, और अपने ज्योतिबा फूले जी होगे, साहब कांसीराम जी होगे, और आदरणीय बहन जी होगी। तो लोकेश, अब आपको क्या लगता है जिस प्रकरण से आप पूरे विश्व में फेमस हुए, वो जो आपने सहारनपुर में वो कबाड़ी का ठेला लगाया था, नहीं, वो मुजफ्फरनगर में जी, वो उसमें पछता रहे हो आप? नहीं पछता। अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें दूसरों को भड़काना छोड़ना पड़ेगा और अपनों को मनाना पड़ेगा, तो उस प्रकरण में पछता रहे हो? नहीं, वो देखो, वो भी तो भड़काने वाला मामला था। हाँ, पछता गए, जमानत जब्त हुई, जी, कितने महीने बिना जमानत के आपको जेल में जाना पड़ा, तो उस पर पछतावा है? पछतावा उस चीज़ से नहीं, पछतावा वैसे नहीं, जो मैंने करा अच्छा करा, लेकिन पछतावा इस चीज़ का हम लोग कर तो देते हैं, लेकिन ये उंगली लगाने वाले लगा देते हैं, लेकिन जब साथ नहीं देते, यही प्रॉब्लम होती है। हम लोगों ने क्यों उतारी थी, इसका भी रीज़न सुनो। हमने मुजफ्फरनगर ज़िले में
लगभग सैकड़ों बमों में से ये तस्वीरें उतरवा के हमने नदियों में बहाई थी, लेकिन उसका रीज़न ये था कि किसी तरह चंद्रशेखर, हमें इतना ज्ञान नहीं था, हम खुद कह रहे कि हम मैच्योर नहीं थे, एक जोश था, युवा जोश, अंधभक्त बन के लगे हुए थे। हमें लगा कि भाई अपने समाज का कोई भाई आया है हमारे बीच हमारी आवाज़ उठाने के लिए, इसी वजह से हम लोगों ने वो उतारा था, मगर किस तरह छोड़ दे। 25 जून 2017 में उत्तराखंड गुड़मंडी मंगलोर में भी हमने रोड जाम किया था, जिसका खामियाजा आज लोग भुगत रहे हैं हम लोग। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने ये करा था, लेकिन जब देखा कि हम जेल में पड़े, उन लोगों ने हमारा पता तक नहीं लिया, जिन लोगों की वजह से किया, तब जाके हमें पछताना हुआ कि हमने वाकई में गलत किया था। लेकिन मेन चीज़ क्या है, हमें माइंड से निकालना, ना कि घरों से। ये चीज़ आप समझे, हम उस टाइम नहीं समझ पाए, लेकिन अब समझ रहे हैं कि हमें दिमाग में से निकालना अपने लोगों को, ना कि घरों में से। जब उनके कट्टर बनने से रोकना है। कट्टर बनने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि कट्टर बन के, केवल कट्टर बन के ये हो रहा है इस टाइम, कट्टर बन के अपने ही दुश्मन खड़े हो जाते हैं। है तो अब भी हम कट्टर, हमें पता कट्टर रह गए हमेशा, लेकिन हमने देखा 90% लोग हमारे दुश्मन, अपने ही लोग दुश्मन बन जाते हैं अगर कट्टर बन जाते हैं, अपने ही लोग कटवाने का काम करते हैं। चलिए, ये तो हुई सारी बातें। बताइए, जो मुद्दा आपने रखा है बहुजन समाज पर अत्याचार के खिलाफ, जी। क्या करने वाले हैं? देखो, हम लोग नेशनल भीम आर्मी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का हमारा प्रयास चल रहा है, और हमारा उद्देश्य यही था कि सभी संगठनों को लेकर हम इस आंदोलन को करेंगे। लेकिन आज ये गलतफहमी दूर हो गई, हम अपने स्तर से, अपने संगठन के स्तर से कुछ लोगों को लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे दिल्ली के अंदर। जो जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आज हमारे युवाओं की हत्या की जा रही है, हमारे पर अत्याचार शोषण हो रहा है, गवर्नमेंट कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है कहीं ना कहीं, तो इन चीज़ों को लेकर हम लोग एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, और जल्द ही इसकी हम सूचना से अवगत करा देंगे। उसके लिए हम एक तैयारी चल रही है। किस संगठन को आपने इनवाइट किया कि आइए हमसे मिलिए, या हमें अपने में मिलेंगे? मैंने BSS को किया, और जी बहुत सारे संगठन हैं, भारतीय गुरु रविदास मानव सुरक्षा दल है, और मुजफ्फरनगर के बहुत युवा संघर्ष समिति है, MP से है, सहारनपुर से है, काफ़ी संगठन थे, 20-25 संगठनों से बात हुई थी। तो उन लोगों ने हमको आश्वासन दे दिया कि सर हम आएंगे, बहुत अच्छा प्रयास है। फेसबुक और ट्विटर पर तो सबने कहा बहुत अच्छा प्रयास है, सोशल मीडिया पे, लेकिन जब ग्राउंड स्तर पर देखा रियल में, तो एक भी संगठन आने के लिए एग्री नहीं हुआ। मगर कोई बात नहीं, हमें तो रखनी थी। देखो, हम अपना असूल है कि अपना जो करना वो करना है, पीछे नहीं हटना। और सीधी सी बात है, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, जब तक एक मंच पर नहीं आएंगे, शोषण तो होता रहेगा। ये हमारा छोटा सा प्रयास था, और हमसे पहले तो देखो महापुरुषों ने बहुत बड़े प्रयास किए, शायद हमारी गलत फहमी थी, आज दूर हो गई। तो मेन चीज़ ये है कि देखो, हमें सबको स्वार्थ छोड़ के और पॉलिटिक्स छोड़ के अगर समाज के हित में ही काम करना है, तो सबको ईमानदारी के साथ ये मत सोचो कि हमें कुछ मिलेगा। आँख मीच कर, मैं मेरठ ज़िले में रहता हूँ, मुझे परिवार की फ़िक्र नहीं, घर की फ़िक्र नहीं, समाज के लिए जितनी मेरी कैपेसिटी है उसके अनुसार हम लोग टीम वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। मेरी चंद्रशेखर भाई से या सतपाल तंवर से या वामन मेसराम जी से, इन लोगों से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन विचारधाराओं के प्रति मैं पूरी लड़ता हूं। कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे, तो लग तो रहा है कोई निजी प्रॉब्लम है। नहीं, निजी मेरी कौन सी, उन्होंने मेरे खेत में कौन सा वे कुछ बो रहे हैं, या मेरी कोई खेती बटरी, बताइए। मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन विचार की दुश्मनी है। 2 अप्रैल 2018 में भारत बंद हुआ। तो क्या आपने इस मुहिम के लिए उन संगठनों को भी कॉल किया, किन से? जिनके पे आप आरोप लगा रहे? मैं तो उनकी ज़िंदगी में ना तो उनकी साथ हूँ ना जाऊँ। वो कहते हैं ना, गंदगी में अगर घुस जाओ तो गंदे हो जाते हैं। हकीकत बात तो ये है। मतलब कुछ संगठनों को आप छोड़ के चल रहे हैं? मैं कुछ संगठनों को छोड़ के, समाज के संगठन है ना, कहेंगे बहुजन समाज के, जो दूसरों के टुकड़ों पर नाच रहे हो और दूसरों के हड्डी चाट रहे हो, तो वे क्या समाज का वो करेंगे, बताइए। बसर साहब, दिल्ली में